अब टॉपिक जो है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है। उसमें 12 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, ए 56-year-old woman with a history of hyperlipidemia and the hypertension develops progressive right renal artery stenosis over time. This patient right kidney is likely to demonstrate which of the following morphological adaptation to the partial ischemia. when देखो, जब भी टोटल इस्कीमिया के बारे में बात है ना, तो टोटल इस्कीमिया में सेल डेथ होता है, पार्शियल इस्कीमिया में एट्रोफी होती है, साइज़ का डिक्रीमेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि साइज़ की डिक्रीज की बात करता है एक्सेप्ट एट्रोफी। ठीक है, तो एट्रोफी में होता है टोटल इस्कीमिया सेल डेथ कॉज करता है, पार्शियल इस्कीमिया सेल एट्रोफी कॉज करता है। एट्रोफी के बारे में देख लो। एट्रोफी जो होता है वो डिक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू, एब्सेंट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन दो टाइप के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो एट्रोफी देखा जाता है नोटोकॉर्ड और डक्टस आर्टरियोसिस में देखा जाता है। पैथोलॉजिकल में एक ये याद करना कि सेनाइल हाइपरट्रॉफी। सेनाइल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज करता है तो सेरेब्रल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज होता है। उसके साथ साथ प्रेशर एट्रोफी में जब ये यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टिकल पार्ट में एट्रोफी हो जाता है। और एट्रोफी इज प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। अगर बात करें एंडोमेट्रियल कैंसर की, तो ये दो टाइप का कैंसर होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है, टाइप 2 जो होता है वो एंडोमेट्रियल एट्रोफी होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद टाइप 2 टाइप का जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है वो एंडोमेट्रियल एट्रोफी होता है एसोसिएटेड विद P53 जीन म्यूटेशन। ओके, तो मैं इसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट था, टोटल इस्कीमिया, सेल डेथ, पार्शियल इस्कीमिया, सेल एट्रोफी, पार्शियल इस्कीमिया, तो एट्रोफी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एट्रोफी। थैंक यू। पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन केस ऑफ पॉसिबल इम्पेयरमेंट फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंसल्ट। इसमें हमें ये बताना है कि अगर किसी सेल पे स्ट्रेस पड़ता है और तो सेल का जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है, सेल किस किस स्टेज से जाता है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे अगर इंजरियस एजेंट आता है तो अगर वो माइल्ड है, ठीक है, माइल्ड है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो एडेप्टेशन होता है। लेकिन अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है तो उसमें सेल इंजरी का चांस होता है। सेल इंजरी तब होता है जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। तो एडेप्टेशन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एट्रोफी हो सकता है, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। अगर स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाए तो नॉर्मल सेल रिस्टोर हो जाएगा। रिवर्सिबल तब होता है जब थोड़ा सा और इंजरियस हो, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए थोड़ा माइल्ड टू मॉडरेट हो, यहाँ पे माइल्ड हो, यहाँ पे मॉडरेट हो, यहाँ पे सीवियर। तो यहाँ पे रिवर्सिबल अगर है तो रिवर्सिबल वाले केस में डीजेनरेशन हो सकता है, सब सेलुलर अल्टरेशन या इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेस रिमूव किया जाए तो रिपेयर और हीलिंग होगा। इरिवर्सिबल के केस में सेल डेथ होता है वाया द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो इसमें जो है वो सबसे पहली बात एडेप्टेशन होता है, फिर उसके बाद रिवर्सिबल इंजरी, फिर इरिवर्सिबल इंजरी एंड सेल डेथ इज अ फाइनल स्टेप। तो ये सारे तो गलत, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग हाइपरट्रॉफी एक्सेप्ट। हाइपरट्रॉफी जो होगा, जो सेल्स होते हैं वो डिवीज़न की कैपेसिटी रखते हैं, उसी के अंदर हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का साइज इंक्रीज होना, ना कि सेल का नंबर इंक्रीज होना। हाइपरट्रॉफी में सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता है, यही ऑप्शन सही है। ड्यू टू सिंथेसिस, हाइपरट्रॉफी क्यों होता है? ड्यू टू सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ एडिशनल इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। सेल का साइज इंक्रीज होता है, सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस बाय हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। ओके, कुछ और पॉइंट देख लो। इसमें एक्सेसिव ग्रोथ होता है तो इसमें सेल की साइज बढ़ती है, तो इससे ऑर्गन का साइज बढ़ता है। ऑर्गन का साइज इंक्रीज होता है लेकिन सेल का नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, सेल का नंबर वही रहता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ एडिशनल इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। ये फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी एंड बॉडी बिल्डर्स हो गए। पैथोलॉजिकल में कार्डियक पेशेंट के हाइपरटेंशन हो गया या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, नैरोइंग ऑफ द लुमेन ऑफ इंटेस्टाइन, प्राइमरी एरिया जो होती है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये हाइपरटेंशन के पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये देख सकते हो। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी। ओके, थैंक यू। सेलुलर कैल्सिफिकेशन, इंट्रासेलुलर कैल्सिफिकेशन बिगन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। तो इसका आंसर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और इसका आंसर कैसे माइटोकॉन्ड्रिया, देखो
जब रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो ऑर्गेनल अफेक्टेड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डिक्रीज एटीपी होता है। अगर एटीपी डिक्रीज होता है तो ये देखा जाता है कि जो कैल्शियम का अमाउंट होता है ना वो बढ़ जाता है। सेल्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है। वो भी देख सकते हैं जब लेटर स्टेज में एटीपी ख़त्म होता है तो कैल्शियम पंप जो होता है वो काम करना, कैल्शियम पंप जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो कैल्शियम ना तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है ना तो सेल के बाहर जाता है, तो इंटरसेलुलर कैल्शियम जो होता है वो बढ़ जाता है। तो वो कैल्शियम जो होता है वो सबसे पहले जाकर डिपॉजिट कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यही सवाल पूछा गया था कि कहाँ डिपॉजिट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर डिपॉजिट होता है। और इससे क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रियल या एमॉर्फस डेंसिटीज़ बनता है। इसका टर्म जो है वो ये है, जो डिपोजिशन होता है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल या एमॉर्फस डेंसिटीज़ कहते हैं। ओके, इसका आंसर जो हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। थैंक यू। इसे पूछा गया, ए साइंटिस्ट डॉक्टर गोविंद वॉज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च मॉडल ऑन द एम आई इन अ रैबिट मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन इस्कीमिक सेल इंजरी। जब इस्कीमिया होता है तो ये सीक्वेंस तुमको पता होना चाहिए। इस्कीमिया होता है तो हाइपोक्सिया मेन होता है। ओके, तो हाइपोक्सिया होता है, इधर देखो, जब इस्कीमिया होता है तो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है, फंक्शनिंग रिड्यूस होती है, एटीपी कम हो जाता है। एटीपी कम हो जाता है तो यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है, ये फंक्शनल नहीं करेगा तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा, तो सोडियम का कंसनट्रेशन अंदर बढ़ जाएगा, यानी इन्फ्लक्स कह सकते हो, इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम, तभी तो अंदर बढ़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद अगर सीवियर लॉस होता है, मतलब हाइपोक्सिया की वजह से एटीपी कम हो जाता है। अब एटीपी कम हो जाएगा तो कैल्शियम पंप जो है या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो कैल्शियम पंप है, जो कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ले जाता है और यहाँ से कैल्शियम को बाहर ले जाता है, तो ये दोनों पंप काम नहीं करेगा, तो कैल्शियम का इंट्रासेलुलरली जो है वो कैल्शियम का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। तो दो का कंसनट्रेशन बढ़ता है। और यहाँ से एक बात याद रखो कि पोटेशियम यहाँ पे नहीं आ पा रहा, तो पोटेशियम बाहर बढ़ जाएगा, यानी पोटेशियम का कंसनट्रेशन बाहर बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलरली। तो हमें दो आयन मिल गए, एक कैल्शियम मिल गया और एक सोडियम मिल गया। ये दोनों का कंसनट्रेशन जो होता है वो इन्फ्लक्स होता है, इनका इन्फ्लक्स होता है। और सोडियम का इन्फ्लक्स होने की वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी में ही सेल स्वेलिंग होता है, क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें बस हमको सिंपल से ये बताना है कि इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।